मेरे दामाद मोहित ने अपनी सारी घर जायदाद और फैक्ट्री मेरी बेटी कोमल के नाम कर दी थी। वह मेरी बेटी से इतना प्यार करता था कि इसकी इजाजत के बगैर कोई काम ना करता। हर समय नौकरों की तरह मेरी बेटी के आगे पीछे घूमता रहता। मगर मेरी बेटी उसके साथ खुश नहीं थी। वह रोज मुझे फोन करके कहती, माँ मुझे अपने पति से तलाक चाहिए। मुझे ये पैसा गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे पति से तलाक ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए मेरी तलाक करवा दो। एक रोज रात के 3 बजे मेरे दामाद ने मुझे बुला लिया। मैं वहां गई तो अपनी बेटी का हाल देखकर मेरा दिल कांप उठा था, क्योंकि मैंने अपनी इकलौती बेटी कोमल के लिए कैसा फैसला किया था जो उसके लिए बहुत ही मुश्किलों भरा साबित हुआ था। इस भरी दुनिया में मेरी बेटी कोमल के अलावा मेरा कोई भी ना था। पति के मरते ही सब रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था। तब से मैंने अपनी बेटी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था और आज वह 21 साल की हो चुकी है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा है, एक दूसरे को देख देख कर जीते हैं। मेरी बेटी को भगवान ने खूबसूरती दिल खोल कर दी है। आवाज ऐसी मीठी है कि कोई एक बार सुन ले तो दोबारा सुनने की इच्छा जरूर रखेगा। अपने कॉलेज में मेरी बेटी स्टेज पर कई बार अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी है। सुनने वाला उसकी आवाज में मदहोश हो जाता है। हम अपने गरीबी में ही खुश थे। मैं एक फैक्ट्री में काम करती हूँ और इतना पैसा आ जाता है कि हम दोनों माँ बेटी आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन फिर मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में मोहित नाम का लड़का आया, जिसने हमारी जिंदगी को उलट पलट कर रख दिया। वह मेरी बेटी की सुरीली आवाज पर मर मिटा था और हमारे घर का पता तलाश करता हुआ हमारे घर तक आ पहुंचा था। और उसने मेरी बेटी के साथ शादी करने का प्रपोजल रखा। मैं तो दंग रह गई थी, क्योंकि वह तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। हम जैसे गरीब लोगों से क्यों रिश्ता जोड़ना चाहता था। मोहित कहने लगा कि कोमल की आवाज ने मुझे अपने जादू में जकड़ लिया है। मैं शादी करना चाहता हूँ, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ और जिंदगी भर उसकी मीठी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं अजीब दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। दिल कर रहा था कि कोमल की शादी मोहित के साथ कर दूं। मेरी बेटी रानी बनकर पूरी जिंदगी ऐश करती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोहित की एक ऐसी कमी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। मोहित दोनों आंखों से अंधा था। एक अंधे आदमी के साथ में अपनी इतनी खूबसूरत बेटी की शादी कैसे कर सकती थी। हालांकि मोहित ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं अंधा जरूर हूं, लेकिन अपने सारे काम मैं खुद से करता हूं। कोमल को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर मोहित की प्रॉपर्टी और उसका ऐशो आराम देखते हुए मैंने दिल पर पत्थर रख लिया और कोमल की शादी मोहित के साथ तय कर दी। आज मेरी बेटी की शादी थी और मैंने शादी में पैसा पाने की तरह बहाया था। लोग मेरी बेटी को देख देख कर हैरान हो रहे थे। उसकी शादी का लहंगा, जिसकी कीमत सुनकर लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे, और उसके जेवरात को देखकर दंग हो रहे थे, जबकि यह सच कोई नहीं जानता था। यह सब पैसा और तैयारी मेरे होने वाले दामाद की तरफ से क्यों ही हुई है। मैंने अपनी बेटी की शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से तय की थी। मेरा दामाद अमीर तो बहुत था, मगर वह खूबसूरत बिल्कुल नहीं था। जबकि मेरी बेटी लाखों में एक थी और अभी उसकी उम्र भी बहुत कम थी, बस 21 साल की हो पाई थी। सब लोग हैरान थे कि मैं अपनी इतनी खूबसूरत चांद जैसी बेटी ऐसे मामूली शक्ल सूरत मर्द को क्यों दे रही थी। मेरी बेटी विदा हुई तो मैं सुख का सांस लिया। अब मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी और मैं भी अपनी बेटी की वजह से ऐसो आराम की जिंदगी गुजार सकूंगी। शादी के दूसरे दिन मैं अपनी बेटी से मिलने पहुंची तो मुझे एक झटका सा लगा था, क्योंकि मेरी बेटी और मेरा दामाद घर पर नहीं थे। वहां मौजूद नौकरों ने मुझे बताया कि मालकिन और मालिक घूमने फिरने गए हैं। मुझे हैरत हुई कि वह शादी के अगले दिन ही घूमने के लिए निकल गए थे। मैं मायूसी से घर लौट आई और घर आकर अपनी बेटी को कॉल करने लगी। मेरी बेटी ने कॉल बहुत देर बाद उठाई थी। दूसरी तरफ मेरी बेटी की घुटी घुटी सी आवाज सुनाई दी। मैं कोमल से उसका हालचाल पूछ तो महसूस हुआ जैसे वह बहुत ही उदासी से बात कर रही थी। मैंने कोमल से भी वही बात पूछी कि तुम लोग शादी के दूसरे दिन ही कहाँ चले गए हो। अरे, शादी के अगले दिन भी कुछ रस्में होती हैं जिन्हें निभाया जाता है, लेकिन तुम तो अगले दिन ही घूमने के लिए चले गए। मेरी बात सुनकर कोमल ने उखड़े हुए शब्दों में मुझे जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपने पति के कहने पर चली गई थी। मेरा पति चाहता था कि हम पहले घूमे फिरें और बाद में वापस आकर लोगों से मिलना जुलना करेंगे। मैं ये सुनकर हैरान हुई। मैं अपनी बेटी की हल्की सी आवाज और उदास शब्दों से परेशान हो रही थी।
हालांकि इससे पहले तो वह जब भी बात करती थी तो चहक चहक कर बात करती थी, लेकिन अब तो उसका अंदाज ही बदला हुआ था। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से तय की थी। हालांकि शादी में मेरी बेटी की राजी भी थी। मेरी बेटी भी इस शादी से बहुत राजी थी, क्योंकि जिस तरह कोमल ने तरस तरस कर जिंदगी गुजारी थी, और जब उसे इतने पैसे वाले आदमी ने शादी के लिए प्रपोज किया तो वह भी खुश हो गई थी। लेकिन अब वह खुश बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मैंने कोमल से सवाल किया कि तुम ऐसे उदास उदास सी क्यों लग रही हो? हालांकि लड़कियां तो ऐसे मौके पर खुश होती हैं जब वह हनीमून पर जाती हैं। मेरे सवाल पर कोमल ने मुझे जो जवाब दिया वह मुझे घबराहट में डाल गया था। मेरे हाथ में फोन था और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अपनी बात कहकर कोमल ने ना जाने कब का फोन काट दिया था, और मैं फोन हाथ में लिए वैसे की वैसी बैठी रह गई थी। मैं परेशान होकर सोच रही थी और कोमल की कही हुई बात को ही सोच रही थी, क्योंकि कोमल ने कहा था कि मेरा पति अंधा है, और मैं इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं हूं कि वह अंधा है। माँ, आपने मेरे साथ धोखा किया है। शादी से पहले आपने मुझे यह तो बता दिया कि मोहित बहुत पैसे वाला है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि मोहित दोनों आंखों से अंधा है? मैं कैसे कंधे आदमी के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ? आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये कहकर कोमल ने फोन काट दिया था। मैं जानती थी मेरा दामाद अंधा है, मगर ये बात मैंने अपनी कोमल से छुपाई थी, क्योंकि मेरा दामाद बहुत अमीर और अपनी करोड़ की जायदाद का इकलौता मलिक था। उसने वादा किया था कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूं तो वह सारी ज्यादा आज मेरी बेटी कोमल के नाम कर देगा। और वादे के अनुसार उसने अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर भी दिया थी। मैं परेशान सी अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार कर रही थी। 1 हफ्ते के बाद वह लोग लौट आए थे। मैं अगले दिन मिलने गई तो मोहित बहुत ही गर्मजोशी से मुझे मिला था, जबकि निशा चुप चुप सी लग रही थी। मैं कोमल को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है, उसमें सिर्फ एक कमी है। तुम उसे नजरअंदाज कर दो। वह अमीर लड़का है जो दिलो जान से तुम पर फिदा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजरेगी। वह हमेशा से मेरे हर फैसले पर सर झुका देने की आदी थी। उसने अब भी कुछ नहीं कहा था। वह अपना एतराज अपने अंदर दबा दी थी और खामोशी से बैठी रही। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। शादी के शुरू में हमारा अक्सर मिलना जुलना होता रहता था। मोहित हम माँ बेटी पर बहुत पैसा लूट रहा था। ये बात जहां मुझे खुश करती थी, वहीं मेरी बेटी और भी ज्यादा उदासी से गिरती जा रही थी। और जैसे जैसे समय गुजरता गया, मेरी बेटी ने मुझसे मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था, और अब वह घर भी मुझसे मिलने नहीं आती थी, और कभी आती तो फौरन ही चली जाती थी। मैं उसको कहती कि मेरे पास कुछ दिन के लिए रुक जाओ, तो वह कहती कि मेरे पति को मेरा कहीं रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे अब अपने दामाद पर गुस्सा आने लगा था। वह सब जानता था कि हम माँ बेटी का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है, फिर भी वह हमें मिलने से रोक रहा था। एक दिन मैं अचानक ही कोमल के घर पहुंच गई। मोहित भी मौजूद था। मैंने बातों बातों में मोहित को भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी कि वह मुझ अकेली औरत के पास मेरी बेटी को क्यों नहीं आने देता। हालांकि उसने मुझसे वादा किया था कि वह कभी भी मेरी बेटी को किसी बात से मन नहीं करेगा। मेरे शिकायत करने पर मोहित चौंक गया था और मेरी बेटी कोमल एकदम से बौखला गई थी। मोहित ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं कभी भी कोमल को आपसे मिलने के लिए नहीं रोका है। वह यह बात कोमल के सामने ही कर रहा था, जिसका मतलब साफ था कि वाकई मेरा दामाद कोमल को नहीं रोकता था। मैं हैरत से अपनी बेटी को देख रही थी, जो सर झुकाए बैठी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कोमल ने मुझे आखिर झूठ क्यों बोला था। मैं अकेले में कोमल से यही सवाल किया तो वह पहले तो चुप रही। जब मैं जिद की तो वह मुझसे बोली कि अब मैं शादीशुदा हूं। वैसे भी मुझे यह बातें अब शोभा नहीं देती कि मैं हर वक्त मायके में जाकर रहने लगूं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मुझसे जान छुड़ा रही है। मैं कोमल से अब नाराज होने लगी और बोली कि अब जब तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो तुम बदलने लगी हो, अपनी माँ को भूलने लगी हो। अब तुम्हें अपनी माँ का छोटा सा घर अच्छा नहीं लगता। कोमल की इस सोच पर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, और इस दुखी मन से मैं अपने घर वापस लौट आई थी और सोच लिया था कि अब कोमल से मिले नहीं जाऊंगी। मुझे लगता था कि मैं कोमल से मिलने नहीं जाऊंगी तो कोमल मुझे खुद ही मिलने आएगी। मगर कुछ दिन गुजर गए और कोमल मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैं इंतजार करती रही कि शायद कोमल जरूर आएगी, लेकिन कोमल नहीं आई।
पूरा 1 महीना गुजर गया था। थक हार कर मुझे ही कोमल से मिलने जाना पड़ा, क्योंकि वह मेरी इकलौती बेटी थी और मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा थी। ऐसा करते करते कोमल की शादी को 5 महीने गुजर गए और इस समय में उसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव देख चुकी थी। उसका मिजाज बदलने लगा था। कभी वह बहुत खुश होती है और कभी बहुत उदास और चुपचाप सी रहती है। मैं अपनी बेटी के रवैये से अब परेशान हो रही थी। मैंने अपने दामाद से इस बारे में बात की तो वह उल्टा मुझसे नाराज होने लगा और बोला कि मैं अपना सब कुछ आपकी बेटी के नाम कर दिया है, नौकरों की तरह। आपकी बेटी के आगे पीछे घूमता हूँ, उसकी हर बात मानता हूँ। पता नहीं फिर भी आपकी बेटी खुश क्यों नहीं है। मोहित की बात सुनकर मैं भी हैरान हो रही थी कि आखिर कोमल को परेशानी क्या है। मैं जब कोमल से पूछती तो वह भी मुझे कुछ ना बताती और ना ही अब कोई मुझसे गिला शिकवा करती थी। थककर मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ उनके घर जाकर कुछ दिन रह लूं और जायज़ लूं कि आखिर गलती किसकी है, मेरी बेटी की या फिर मेरे दामाद की। जब मैं इस बात की इजाज़त मोहित से ली तो मोहित ने खुशी खुशी मुझे इजाज़त दे दी, मगर मेरी बेटी मेरे साथ रहने का सुनकर हैरान हो गई थी और मुझे ना आने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं नहीं मानी। मैं जिद पर आ गई थी कि मैं कुछ दिन तुम लोगों के साथ ज़रूर रहूंगी। मैं कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के घर रहने आ गई। वह दोनों देखने में बिल्कुल ठीक थे। मुझे वहां दूसरा दिन था। मैं अपनी बेटी से बातें करने उसके कमरे में गई तो दरवाजे पर मुझे अपनी बेटी की हल्की हल्की सी आवाज में सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरी बेटी और मोहित बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं वहां से लौट आई। मगर कुछ ही देर बाद मोहित घर आया तो मैं हैरान रह गई और उससे नरमी से समझने लगी कि उसके पास जब उसकी आंखें नहीं हैं तो क्यों इस तरह बाहर आता जाता क्यों रहता है। मेरी बात पर उसने जो जवाब दिया वह मैं हैरान रह गई था। उसने मुझसे कहा कि मैं सुबह से कम पर गया हुआ था और अब लौट रहा हूं। वह बोला कि चाहे मैं अंधा हूं मगर मैं अपना कारोबार खुद संभालने की कोशिश करता हूं, रोजाना काम पर जाता हूं। मैं ये सुनकर शौक से रह गई थी, क्योंकि मैं खुद अपनी बेटी को किसी मर्द से बातें करते सुना था। मैं अपने दामाद के सामने तो चुप रही, लेकिन जब मौका मिला तो अकेले में कोमल से पूछा कि वह अपने कमरे में किससे बातें कर रही थी। मेरे सवाल पर कोमल ने मुझे देखा और बोली कि मैं तो अपने कमरे में अकेली थी और फोन पर किसी दोस्त से बात कर रही थी। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई। मगर यह सिलसिला रुका नहीं था। घर में जब मेरी बेटी अकेले होती तो मुझे अक्सर वह किसी न किसी से बातें करती सुनाई देती थी। वह अक्सर अपने कमरे का दरवाजा बंद रखती थी, इसलिए मैं देख नहीं पाती थी। मगर मैं जब गौर किया मुझे हर बार उसके साथ किसी मर्द की आवाज भी सुनाई देती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को समझने की कोशिश भी की, मगर वह यही कहती कि वह किसी से बात नहीं करती। वह मेरी बात पर साफ इनकार कर देती थी। अब मुझे घबराहट होने लगी थी कि आखिर सच क्या है। मुझे लग रहा था कि शायद मैं ही पागल हो चुकी हूं। मैंने अपनी बेटी की जासूसी की, हर वक्त उसका पीछा करने लगी, मगर मुझे कुछ भी सुराग नहीं मिला और मैं थक हार कर अपने घर आ गई। अब सारी जिंदगी तो अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकती थी। लगभग 1 महीने बाद कोमल ने मुझे फोन करके मेरे सर पर ऐसा धमाका किया था कि मेरे होश उड़ गए। कोमल रो रही थी और मुझसे बोली, अब मैं थक चुकी हूं, मुझे अपने पति के साथ अब और नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। वह बहुत ज्यादा उदास थी। मेरे समझाने पर एकदम से गुस्से से चीख उठी और बोली कि मेरा पति मुझसे अब और सहन नहीं होता। मैं अब धीरे धीरे दिमागी मारिज बनती जा रही हूं। मैं उसके साथ अब और नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी के शब्दों पर हैरान रह गई थी। मैं घबराई हुई थी। मैं कोमल के घर पहुंची तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। कोमल रो रही थी और एक लड़का उसको चुप करने की कोशिश कर रहा था। सर को सफेद रंगत, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी काली चमकदार आंखें। वह बिल्कुल कोमल के करीब खड़ा था। कोमल उसे अपने आप से अलग कर रही थी। मैंने झटके से उस लड़के को कोमल से दूर हटाया था। मैंने कहा, दूर हटो मेरी बेटी से। तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? कोमल जल्दी से मुझसे लिपट कर रोने लगी थी, जबकि वह लड़का अपनी नजरें झुकाए खड़ा हुआ था। मैंने कहा, आखिर तुम कौन हो और मेरी बेटी के घर में क्या कर रहे हो? तब कोमल ने रोते हुए बताया, मम्मी, ये कोई और नहीं बल्कि आपका दामाद मोहित ही है। ये धोखेबाज इंसान है। मैं इसके साथ अब और नहीं रह सकती। यह सुनकर मेरे ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ा था। मैंने मोहित की तरफ देखा।
यह वह मोहित तो बिल्कुल नहीं था जिससे मैं अपनी बेटी की शादी की थी। वह मोहित तो सांवली रंगत का था और आंखों से अंधा था। अपनी आंखों पर काले चश्मे लगाए करता था। सर पर भी एक अजीब तरह की टोपी पहना रखता। जबकि मेरे सामने जो लड़का खड़ा था वो तो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। मेरा दामाद तो बिल्कुल ठीक था, उसके पास उसकी आंखों की रोशनी भी थी और मैं यह देखकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं हैरान सी अपने दामाद के पास आई और उससे पूछा कि तुम्हारी आंखों की रोशनी अचानक से वापस कैसे आ गई और यह सब कब हुआ। मेरे सवाल पर कोमल ने नफरत भरी नजरों से अपने पति को दिखा और अटल अंदाज में बोली कि मुझे इससे हर हाल में तलाक चाहिए। मैं मोहित के सामने अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर एकदम से बौखला गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मैं खामोशी से कोमल को देखने लगी और फिर मैंने कहा, यह क्या बकवास कर रही हो? आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि तुम तलाक लेने की बात कर रही हो? फिर मैं अपने दामाद से भी माफी मांगी और उससे कहने लगी कि मेरी बेटी की बातों पर ध्यान मत देना। मगर कोमल बार बार तलाक के लिए कह रही थी। मैंने गुस्से से कोमल को देखा और मैं शक्ति से उसे चुप करवाया तो वह रो पड़ी और चीज सीखकर अपने पति को धोखेबाज, मक्कार और न जाने क्या क्या बोलने लगी। मुझे उसके शब्दों से ज्यादा मोहित की खामोशी परेशान कर रही थी, क्योंकि वह मेरी बेटी के ऐसे शब्दों पर भी कुछ नहीं बोला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि कोमल के साथ कुछ तो गलत हुआ है, जो वह ऐसे तड़प तड़प कर रो रही थी और तलाक की बात कर रही थी। मैंने कोमल से सच्चाई जानने की कोशिश की तो वह गुस्से से फट पड़ी और पहले दिन से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना डाली। उसके खुलासे ने मुझे जी जान से हिलाकर रख दिया था। मैंने फटी फटी आंखों से अपने दामाद को देखा तो वह सर झुक गया था। उसने मुझे रोते हुए बताया कि मैं विदा होकर आई तो यह आलीशान महल जैसा घर रोशनी और फूलों से पूरा सजा हुआ था और मैं अपने स्वागत पर बहुत खुश थी। मैं आंखों में ढेर सारे सपने सजाए कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार करने लगी। मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर देखने वाले ने मेरी तारीफ की थी। मुझे विश्वास था कि मैं अपने पति के दिल में घर कर लूंगी। मगर जब मोहित आया तो वह खामोशी से मेरे सामने बैठ गया। मैं घूंघट डाले बैठी थी और इंतजार में थी कि वह मेरा घूंघट हटाएगा और मेरी तारीफ करने लगेगा। मगर जब उसने ऐसा नहीं किया तो मैंने सर उठाकर उसे देखा और उसे देखकर मुझे झटका लगा था, क्योंकि वह तो मेरी बजाय दूसरी तरफ देख रहा था। मैं हैरान रह गई। मैं झिझक कर अपने पति को आवाज लगाई तो वह मेरी बात पर चौंका था, लेकिन बोला कुछ नहीं था। अभी वह दूसरी तरफ ही देख रहा था। अपने पति की इस लापरवाही से मेरा दिल टूट गया था। मैंने मायूसी से सर झुका दिया और इससे पहले कि मैं उठकर जाती, मोहित ने अजीब सी बात कह दी, जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से हैरान होकर उसे देखने लगी। वह मुझे देखे बिना पूछ रहा था, तुम यकीनन खूबसूरत लग रही होगी, काश मैं भी तुम्हें देख सकता। मैं हैरत से मोहित को देखी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूं, तुम मुझ पर पूरा हक रखते हो, तो फिर तुम मुझे आखिर क्यों नहीं देख सकते? मेरे सवाल पर उसने उदासी से मुझे जो कुछ बताया, मेरे होश उड़ गए थे। मैं अपनी माँ के धोखे पर हक्का बक्का बैठी हुई थी। मेरी माँ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मेरी शादी एक अंधे आदमी से कर दी थी। मेरा पति आंखों से अंधा था। उसकी दुनिया अंधेरी थी। मुझे बहुत तेज रोना आ गया था कि जब मेरा पति मुझे देख ही नहीं सकता तो मेरे सजने संवरने का क्या फायदा, और ऐसे हुस्न का भी क्या फायदा जिसे सराहने वाला कोई ना हो। मैं मोहित के सामने से हट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पैसे का कभी लालच नहीं रहा था। मैं एक सिंपल से लड़की थी। मैंने हमेशा अपनी तारीफें सुनी थी। मैं आगे भी ऐसे ही जिंदगी चाहती थी। मेरी माँ ने मुझे यही कहकर शादी के लिए मनाया था कि लड़का मुझसे मोहब्बत कर बैठा है और मेरे बगैर रह नहीं सकता। मुझे अब सब फरेब और धोखा लग रहा था। मैं पहली रात में ही शादी की असलियत जान गई थी। यहाँ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि सिर्फ लालच और धोखा था। मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं मोहित की तरफ भी देखूं। मैं अपना तकिया उठाया और सोफे पर लेटकर सो गई थी। मोहित ने मेरे करीब आना चाहा, लेकिन मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया था। मैंने कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है और मैं तुम्हें अपना पति होने का हक बिल्कुल भी नहीं दूंगी। इसलिए मुझसे दूर रहो।
मेरा गुस्सा देखकर मोहित भी मुझसे दूर जाकर बैठकर सो गया था। मेरी उदासी पर मेरे अंधे पति ने मुझे खुश करने और मेरा मिजाज अच्छा करने के लिए अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी और मुझे घूमने के लिए मेरी पसंदीदा जगह पर भी लेकर गया। मगर वहां से वापस आकर भी मैं एकदम उदास सी अपने कमरे में पड़ी रहती थी। मैंने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया, सजना सावरना छोड़ दिया था। एक दिन मेरे मोबाइल पर अचानक मैसेज आया जिसमें मेरी खूब तारीफें की गई थीं और मुझे कहा गया था कि तुम अब तैयार क्यों नहीं होती हो, तुम जैसी हुस्न की मूरत पर लापरवाही नहीं जचती। मैं वह मैसेज देखकर चौंक गई थी, क्योंकि वह जो कोई भी था लफ्ज़ों से खेलना और जादू करना अच्छे तरीके से जानता था। मगर वो था कौन? इस घर में मेरे और मोहित के अलावा कोई नहीं था। फिर कौन था जो मुझे हर वक्त अपनी नज़र के घेरे में रखता था और मेरी एक एक हरकत पर उसकी नज़र थी? मैंने उस मैसेज को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं शादीशुदा लड़की थी। मगर मेरे नज़रअंदाज करने के बावजूद वह मुझे लगातार मैसेज करता रहा और मुझे तैयार होने पर उकसाता रहा। एक दिन मुझे इस नंबर से मैसेज आया कि तुम रेड कलर के कपड़ों में बहुत हसीन लगती हो, और उस मैसेज में मेरे हुस्न पर शायरी भी की गई थी और मुझे रेड कलर के कपड़े पहनने की विनती की गई थी। मुझे ना जाने किया हुआ कि मैं अपनी अलमारी खोली और रेड रंग की एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी, अपने बाल बनाए, हल्का फुल्का मेकअप किया, तो मेरे हुस्न को चार चांद लग गए थे। मैंने इस नंबर पर मैसेज किया और कहा कि मैंने रेड साड़ी पहनी है, मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे देखोगे। मैं सिर्फ यह जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस मैसेज का असर उस इंसान पर इतना पड़ेगा कि वह दिन दहाड़े मेरे कमरे की खिड़की पर आ पहुंचा था। मैं अपने कमरे की खिड़की पर कोई अनजान नकाबपोश आदमी को देखकर घबरा गई थी। वह जवान लड़का था जिसकी रंगत साफ सुथरी थी और नकाब में भी उसकी आंखें खूबसूरत लग रही थीं। मुझे अंदाजा हुआ कि वह जो कोई भी था खुद भी बड़ा प्यारा था और साथ ही साथ बहादुर भी था, जो मुझसे मिलने मेरे घर तक पहुंच गया था। मैं उसे वापस भेजना चाहती थी, मगर मैं ऐसा कर नहीं पाई और उसे अपने कमरे में बिठा लिया। वह अपना चेहरा दिखाने पर राजी नहीं था, मगर उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत और दीवानगी साफ नजर आ रही थी। वह खुलकर मेरी तारीफें करता रहा। मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा था और उसके बाद तो यह जैसे एक रूटीन ही बन गया था। वह लड़का दिन रात मुझे फ़ोन पर बात करता और जब मेरा पति कम पड़ जाता वह मेरे घर चला आता था। वह मुझे बेपनाह मोहब्बत करने लगा था और मैं भी उसकी तारीफ और जादू भरी बातों में डूब चुकी थी। लेकिन मैंने कभी अपनी हद पार नहीं की थी। हालांकि वह लड़का मेरे करीब आना चाहता था, लेकिन मैं उसे हमेशा दूर दूर रहती थी। एक रात जब मोहित बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया था, तब वह लड़का रात को मेरे कमरे में आया था और आते ही उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। कहने लगा, कोमल, अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। आज वो सब कुछ हो जाने दो जिसके लिए मैं कब से तड़प रहा हूँ। मैं तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ और तुम हमेशा मुझसे दूर रहती हो। लेकिन मैंने उस लड़के को खुद से दूर धक्का दिया था। मैंने कहा था, यह सब गलत है, मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपने पति से भले ही मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मैं उसे धोखा भी नहीं दे सकती। उस लड़के की हरकत पर मुझे गुस्सा भी आ गया था और मैं गुस्से में उस घर से जाने के लिए कह दिया था। मेरा गुस्सा देखकर वह डर गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, आज के बाद मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मैं भी तो उसकी मोहब्बत में डूबी हुई थी। मैंने भी फौरन उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन इस शर्त पर कि वह कभी मुझे टच नहीं करेगा। उसके बाद वह लड़का आराम से मेरे कमरे में आता। कुछ देर तक हम बातें करते और वह चला जाता। वह लड़का कहता था, कोमल, जब तक तुमसे बात ना करूं मेरा दिल बेचैन रहता है। तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो। उसके जादू भरी बातों में मेरा दिल भी पिघलने लगता था और अब तो मैंने अपनी माँ के घर भी आना जाना काम कर दिया था। मैं उसके लिए सजने संवरने लगी थी। कभी कभी मेरा ज़मीर मुझे अंदर से टोकता था कि यह सब ठीक नहीं है, मगर मैं अपने ज़मीर को थप थाप कर सुला देती। मैं अपने मन में सोचती कि मेरी माँ ने भी मेरे साथ धोखा किया है, एक अंधे आदमी से मेरी शादी करवाकर। मैं अपने पति को छोड़कर उस लड़के की आदी होती जा रही थी। मुझे अपने पति की आम सी शक्ल सूरत और अंधेपन से अब हर वक्त शिकायत रहने लगी थी। मुझे अपने पति की संगत अब बर्दाश्त नहीं होती थी, जबकि मैं हर वक्त उस लड़के के आने का इंतजार करती रहती थी।
ये बात मुझे बुरी तरह रुलाने लगती थी। मुझे जिससे मोहब्बत हुई थी वह मेरा कोई नहीं था, और जो मेरा पति था, जो मुझ पर हक रखता था, वह मुझे उससे नफरत थी। मैं उलझी उलझी सी रहने लगी थी। मेरी माँ ने भी मेरे अंदर ही बदलाव महसूस किए थे। वह मुझे हर वक्त समझाने लगती है। वह मुझे मेरे पति की मासूमियत दिखाई और मुझे एहसास दिलाते हैं। तो उस इंसान ने हमें तब स्वीकार किया जब हम दोनों माँ बेटी बहुत बुरी हालत में थे। उसने न सिर्फ हमें अपनाया बल्कि हम पर पैसा लगाकर हमें एक बेहतरीन जिंदगी भी दी है। अपनी माँ के समझाने पर मैं और उलझ जाती। मैं अपने पति से मोहब्बत करना चाहती थी, उसके साथ वफादार रहना चाहती थी, मगर मैं जैसा इंसान चाहती थी वैसा मेरा पति बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वह नकाबपोश लड़का था। वही था जो मेरा हुस्न देख सकता था। मुझे अपने इस गलती का एहसास होता था। मेरे दिल दिमाग की जंग में मैं धीरे धीरे दिमागी मरीज बनती जा रही थी। उन्हीं दिनों मेरी माँ हमारे घर रहने आ गई। मैं परेशान थी कि अब मैं उस लड़के से कैसे मिलूंगी। मैं यह बात उससे की तो उसने मुझे तसल्ली दिलाई और बोला कि हमने तुम्हारे पति को बेवकूफ़ बनाया है, तो फिर तुम्हारी माँ को भी खबर नहीं होगी। मुझे डर था कि मेरी माँ सच तक पहुंच न जाए। जब मेरा पति बाहर जाता है, वह लड़का छुपकर खिड़की के रास्ते से मेरे कमरे में आता था। उसकी हरकतों पर मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया था, मगर पूछने पर जब मैं साफ मना कर दिया तो वह और भी शक में पड़ गई थी। मगर मैंने उस लड़के को सख्ती से मना किया और उसे बुरा भला कहा कि उसकी वजह से मैं सबकी नज़रों में गिरती जा रही हूँ और पाप की भागीदार बन रही हूँ। वह लड़का मेरी बात सुनकर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया, और पीछे मैं उसकी यादों में सुलगने लगी थी। मुझे समझने में बहुत देर हो चुकी थी। वह अपनी मोहब्बत का जहर मेरे दिलों दिमाग में घोल चुका था। एक दिन मैं सर दर्द की गोलियां तलाश कर रही थी कि मुझे अपने पति की अलमारी से कुछ सामान मिला। जब मैंने वह सामान उठाया तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, क्योंकि वह सारा सामान वही था जो वह नकाब वाला लड़का इस्तेमाल करता था। मुझे लगा मेरे पति ने उसे मरवा दिया है। मैं तड़प तड़प कर रोई थी और अपने पति से उस लड़के के बारे में सवाल करने लगी। मैंने उस दिन मोहित से साफ कह दिया कि मुझे उससे मोहब्बत है, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक दे दो। मेरी हालत दीवानों जैसी हो गई थी। मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी कि मोहित ने उस लड़के को जान से मरवा दिया है, और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा साबित हुई थी। मैं पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही थी, और मेरे ये हालत देखकर मोहित मुझे संभालने लगा। और तब उसने मुझे बताया कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही था। मैं अपना हुलिया बदलकर तुम्हारे साथ रह रहा था और अपने असल रूप में छुपकर तुमसे मिलने आता था। इतना बात कर मेरी बेटी रोने लगी थी और मैं अपने दामाद को देख रही थी, जो बाकी बहुत ही खूबसूरत लड़का था। वह शर्मिंदगी से बोला कि मैं वाकई कोमल से मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरे शरारती दोस्तों एसएस ने मुझे अपनी पत्नी को आजमाने का मशवरा दिया था। तब मैंने अपनी शक्ल को थोड़ा सा बिगाड़कर अंधा बनकर कोमल से शादी की थी। लेकिन मैं अपने इस ड्रामे में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। मैंने इस समय कोमल का दिल बहुत दुखाया था। कोमल भी रो रही थी। कोमल कहने लगी, ये झूठा और मक्कार है, इसने मुझे धोखा दिया है। अगर मैं उसकी मोहब्बत में उस रात बहक जाती और वह सब कुछ कर जाती जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तब तो ये मुझे छोड़कर ही चला जाता, क्योंकि मैं इसकी आजमाइश की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती। ये मुझे चरित्रहीन कहकर छोड़कर चला जाता, तब मैं क्या करती? ऐसा कहकर कोमल रोने लगी थी। मोहित ने कोमल के आंसू साफ किया और कहने लगा, कोमल, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मेरी गलती हुई जो मैंने तुम्हें इतने बड़े इम्तिहान में डाला। मोहित का स्पर्श पाकर कोमल तड़प उठी थी और उसके सीने से लग गई और तड़प तड़प कर रो पड़ी। कहने लगी, मोहित, तुमने मुझे बहुत सताया है, तुम्हारी मोहब्बत में बहुत तड़पी हूँ। वह मेरी बेटी से माफी मांगने लगा। फिर मेरे समझाने पर मेरी बेटी ने उसे माफ कर दिया। कोमल अभी मोहित के सीने से लगी खड़ी थी। मुझे अब वहां और खड़ा होना सही नहीं लगा और मैं उन दोनों को अकेला छोड़कर अपने घर वापस आ गई, और आज वह दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी गुजर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।